जी वेलकम बैक। हम बात कर रहे थे पार्टिसिपेंट, तो पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन सैंपल्स जो हैं वो आपके पास इस कदर भी हो सकते हैं कि लोगों ने क्या ड्रामा है बात नहीं आती। पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन में लोग जो हैं वो सर्टेन टाइम तक, काफ़ी मुसलसल कई टाइम तक साथ रहते हैं। स्टिपुलेटेड टाइम जब कंप्लीट होता है, उनकी टास्क कंप्लीट हो जाता है, तो फिर वापस आते हैं। इंटरव्यूइंग आपको पता है कि देर आर सर्टन टाइप्स ऑफ इंटरव्यूज। फॉर्मल इंटरव्यू है, इनफॉर्मल इंटरव्यू है। इन sort of informal interview, an unstructured open-ended conversation in everyday life। मतलब आमतौर पे हम दूसरों से सलाम दुआ करने के बाद गपशप जो शुरू कर देते हैं और एवरीडे लाइफ के बारे में जो गुफ्तगू होती है हमारी, दैट इज एन अनस्ट्रक्चर्ड एंड इज इनफॉर्मल इंटरव्यू। कोई स्पेसिफाइड लिखे हुए सवाल आपके पास नहीं होते और कोई ऐसा स्ट्रक्चर नहीं होता जिसमें आप बाउंड होते हैं। Formal interview is a structured question answer session, carefully notated as it occurs and based on the prepared questions। तो ये जिस तरह हमारे एग्जाम होते हैं, इंटरव्यूज खास लोगों के कह लें या इंडक्शन के इंटरव्यूज हैं, ये भी इसी का हिस्सा है कि लिखे होते हैं, स्पेसिफाइड क्वेश्चंस होते हैं और उस तरह से फिर उन्होंने सबसे एक ही फॉर्मेट पे इंटरव्यू लेना होता है, सबसे सिमिलर क्वेश्चन ही पूछने होते हैं। तो ये इन्फॉर्म्ड भी होते हैं, पहले से बताया भी होता है, उनको टाइम लिया होता है, तयशुदा टाइम पे तयशुदा क्वेश्चंस जो हैं वो केयरफुली नोटेट होते हैं और प्रिपेयर्ड क्वेश्चंस की बुनियाद पर फॉर्मल इंटरव्यू होता है। तो फील्ड वर्क के बाद जो मेजर मेथड ऑफ एथनोग्राफिक रिसर्च है towards data collection, that is interviewing, and it comprises of both of the types, informal and formal interviews। Photographs, this is also a source of data collection in ethnographic research methodologies। As you can see in this diagram, anthropologists sometimes use photographs during field work as reciting devices, sharing pictures of cultural objects or activities, for example, to encourage locals to talk about and explain what they see। उन फोटोग्राफ्स के बारे में उन लोगों से या राय लेते हैं कि आप इससे क्या समझते हैं, आपने क्या देखा है, आपकी जहन में क्या आता है। तो this is also a source of data collection in this method। Digital ethnography, the use of digital technologies like audio and visual aids for the collection
analysis and representation of ethnographic data. This is used in ethnography methods of research. Key consultant is another component that is very useful in ethnographic research towards collecting data from different ethnic groups. In this, a member of the society being studied who provides information that helps researchers understand the meaning of what they observe. Early anthropologists referred to such individuals as informants. हमने पढ़ा था ना कि informants भी जो हैं वो भी एक source of data collection होते हैं. तो informants मीन कि वो लोग जिन्होंने पहले से वहाँ काम किया, उन्हें पता है कि उस एरिया में ये लोग हैं जो बात, लैंग्वेज और समझते हैं और सेंस रखते हैं और उस एरिया के बारे में बता सकते हैं. तो एंथ्रोपोलॉजिस्ट जाके उनको मिलते हैं और उनसे वो सारी मालूमात लेते हैं, स्टोरी की शक्ल में सुन लें, उनके वॉइस को रिकॉर्ड कर लें या समझ के उसके नोट्स में से नरेशन कर लें. तो ये पुराने वाक़यात के बारे में या उस ख़ास इलाके की जो मामलात हैं, जो उनके रिचुअल्स हैं, जो कल्चर है, उसके बारे में वो लोग इन्फॉर्म कर सकते हैं. इन्फॉर्म्ड कंसेंट पहले से लेना बहुत ज़रूरी है. फॉर्मल रिकॉर्डेड एग्रीमेंट टू पार्टिसिपेट इन रिसर्च इज़ द इन्फॉर्म्ड कंसेंट. तो उन्हें बताया जाए कि जी ये हमारा एक इशू है जिस पे हम रिसर्च कंडक्ट कर रहे हैं और आपसे हम ये इंफॉर्मेशन चाहते हैं, आप इसमें पार्टिसिपेट करें. कोई जो एथिकल इश्यूज़ हैं वो उनसे डिस्कस किए जा सकते हैं कि इससे आपको कोई हार्म नहीं होगा, कोई नुकसान नहीं होगा और हम इसको कोई मिस यूज़ नहीं करेंगे. When it is a challenge to obtain informed consent or even impossible to precisely explain the meaning and purpose of this concept and its actual consequences, anthropologists may protect the identities of the individual. अगर इस तरह का चैलेंज हो, कोई किसी को ख़तरा हो, तो उन लोगों की आइडेंटिटी को अनोनिमस रख लिया जाता है. अनोनिमसली इंफॉर्मेशन लेके, जैसे आपने पढ़ी होगी स्टडीज़ कि एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी में, अब वो एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी कौन सी यूनिवर्सिटी किसी को क्या पता है, तो यहाँ वो उसको अनोनिमस रख लिया गया है उसके नाम को, ताकि उसे कोई हर्ट ना हो या उसके बारे में लोग अनड्यू बातें ना कर सकें. क्वांटिटेटिव डाटा, इससे पहले जो डाटा था वो सारा जो हमने बातें की, दैट इज़ अबाउट क्वालिटेटिव, जिसमें की कंसल्टेंट हैं, इंफॉर्मेंट्स हैं, डिजिटल एथनोग्राफी है, फोटोग्राफ्स हैं, इनफॉर्मल इंटरव्यू है, फॉर्मल इंटरव्यू है या पार्टिसिपेंट्स ऑब्जर्वेशन है. ये फील्ड वर्क के अंदर ये सारा क्वालिटेटिव डाटा है, क्वांटिटेटिव नहीं है. क्वांटिफाई कैसे करना है? क्वांटिटेटिव डाटा statistical or measurable information such as demographic composition, the types and quantities of crops grown, or the ratio of spouses born and raised within or outside the community. ये क्योंकि नंबर्स आ जाएंगे तो ये क्वांटिटेटिव डाटा कहलाएगा. ठीक है. बड़े डिटेल के साथ मैं आप लोगों को बता चुका हूँ इनिशियल लेक्चर्स में कि डेमोग्राफीज क्या है और क्वांटिटेटिव डाटा क्या है. क्वालिटेटिव डाटा, इट्स द नॉन स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन सच एज पर्सनल लाइफ स्टोरीज एंड कस्टमरी बिलीव्स एंड प्रैक्टिसेस. वो जो उन्होंने टाइम टू टाइम बिलीव्स डेवलप किए, चेंज किए, अपग्रेड किए वो, और जो प्रैक्टिसेस उनके यहाँ हैं वो. तो ये जब आप उनसे सुनते हैं, पूछते हैं, तो ये फॉल करते हैं क्वालिटेटिव डाटा की टाइप में. So both type of data is collected from the field in ethnographic research methodologies.
Let me share with you the challenges of anthropology. Among the numerous mental challenges anthropologists commonly face, a culture shock. Definitely, they have the different culture, their own, and from where they have to collect data, their culture is totally different. So there might be a culture shock. Loneliness, no doubt. The researcher in that certain culture, in that certain group, is novel, and he is not familiar with the people there and the rituals and the culture and the customs. Therefore, he the loneliness is a challenge for him, feeling like an ignorant outsider. Definitely, uh, उसके लिए तो वो परदेश है ना, तो वो बोलते हैं ना कि परदेश तो फिर कहीं भी आप फेमिलियर नहीं होते लोगों से, और आपको एक फीलिंग आती है कि आप एक इग्नोरेंट आउटसाइड हैं और लोग इग्नोर भी करते हैं. बीइंग सोशली अवेक awkward in a new culture setting. It's very interesting. जब आप उस कल्चर से आगाह नहीं हैं तो आप awkward तो लगते हैं. तो ये आपकी वियरिंग, आपका गेटअप, आपका बोलचाल और बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो उनके कल्चर सेटिंग से डिफरेंट हैं, वो फिर आपको सोशली awkward करती हैं. These are the challenges towards the anthropologists: culture shock, loneliness, feeling like an ignorant outsider, being socially awkward in a new cultural setting. मैं यहाँ कर सकता हूँ कि the challenges faced by the anthropologists are, आगे आप देख रहे हो कि ये 1 2 3 4 5 लिखे हैं, तो इनमें से कोई इरेलीवेंट बनाया जा सकता है, या अदरवाइज सारे लिख के इनमें से एक कहा जा सकता है कि रेलिवेंट को या ठीक को टिक करें. तो लाइकवाइज आप खुद से हर स्लाइड को इस नज़र से ज़रूर देखें कि इसमें क्वेश्चन क्या बन सकता है. Physical challenges typically include adjusting the unfamiliar food, climate, and hygiene conditions, needing to be constantly alert because anything that is happening or being said may be significant to one's research. Anthropographers, ethnographers must spend considerable time interviewing, making copious notes, and analyzing data. तो ये भी एक चैलेंज है कि उन्हें एक ख़ास तौर पे काफ़ी टाइम वहाँ चाहिए होता है, उनके साथ स्पेंड करना है, लोगों को इंटरव्यू करने हैं, उनके नोट्स लेने हैं, उसको कॉपी करना है, फिर उसको एनालाइज करना है, और उनके सराउंडिंग में जो अकरिंग्स हैं उनका एक ख़ास ख्याल रखना, और फिर अनफेमिलियर आप उस इलाके में, उस जगह में, वहाँ का क्लाइमेट, वहाँ की फूड से आप फेमिलियर नहीं हैं, और हाइजेनिक कंडीशंस डेफिनेटली हर किसी की नीड होती है कि कोई बीमारी, कोई ऐसा ना हो जाए, वहाँ से प्रॉब्लम ना आ जाए. Accurately describing a culture. In ethnographic research, the researchers or the anthropologists have to do accurately describe a culture. An anthropologist needs to seek out and consider three kinds of data. So the dire need of anthropologist towards considering the data, he needs these three types of data. Number one, the people's own understanding of their culture and the general rules they share, the extent to which people believe they are observing those rules, the behavior that can be directly observed. So these three kinds of data is required to be considered through by the anthropologists while they are
describing the culture. तो यहाँ हम ये भी कह सकते हैं कि hallmarks are the salient features to accurately describe the culture of an ethnic group by the anthropologists are 1, 2, 3, 4 जो भी हैं. Ethnohistory, it's very interesting terminology, but more relevant to the ethnography. A study of cultures of the recent past through oral histories. Mostly जब ethnography में different ethnographic groups में जाते हैं तो जाके उनके जो बुजुर्ग हैं, बड़े हैं, जो वहाँ के एज लोग हैं, जो इन्फॉर्मेंट हैं, उनसे हम यही पूछते हैं रिसर्चर्स कि जी बताइए कैसे आप यहाँ आए, आबाद हुए, कहाँ से आए, कैसे ये सारा कल्चर डेवलप हुआ और आज जिस स्टेज पे आप मौजूद हैं यहाँ तक आप कैसे पहुँचे. अकाउंट्स ऑफ एक्सप्लोरर्स, मिशनरीज, traders, and through analysis of records such as land titles, birth and death records, and other archival material. So ये सारा कुछ कर तो हिस्टोरिकल रिसर्च में भी होते हैं, लेकिन एथनोग्राफी के अंदर ये जब हिस्टोरिकल टच पे जा रहे हैं तो उसका एक अपना अलग नाम है, दैट इज द एथनो हिस्ट्री. सो द एंथ्रोपोलॉजिस्ट्स what do in the ethnohistory is they study the cultures of the recent past through oral histories and accounts of explorers जिन्होंने एक्सप्लोर किया, कौन थे, क्या थे, कैसे उन्होंने किया, and about the missionaries of that certain culture. Traders, traders have their certain role towards exchange of culture, वो जो छोड़ के जाते हैं उसके इम्पैक्ट और इफेक्ट्स और वहाँ से जो लेके साथ जाते हैं. एंड थ्रू एनालिसिस ऑफ रिकॉर्ड्स, नो डाउट वहाँ पे जो मौजूद रिकॉर्ड्स हैं उनसे कि लैंड टाइटल्स का मतलब ये है कि वो जो उनके लोग हैं, खान हैं, खान ऑफ कलात एक टाइटल है ना, तो हाउ कहाँ कैसे मिला, कितनी ज़मीन है, किस बुनियाद पर मिला, तो जागीरें हैं जो जिन लोगों की, वो टाइटल्स उनके नाम. बर्थ एंड डेथ रिकॉर्ड्स and the archival material there. Through ethnohistory, anthropologists look at past culture systems. They get data from text sources. How far do you go back? Biased records, different than history. भी चीज़ें इसके साथ अटैच हैं जिनको वो कंसिडर करते हैं, सुनते हैं, देखते हैं, पूछते हैं, एक्सप्लोर करते हैं और अपने नोट्स में लेके आते हैं. मैं यहाँ रुकना चाहूँगा. I would like to ask about the ethnohistory. If do you have any apprehension, any comment, any question, you are welcome. Ethnohistory. You are allowed to unmute your mic and you can talk. Come forward, please. Can you listen me? Yes, sir. Yes, sir. Anybody wanted to talk on ethnohistory? सर मेरे माइंड में एक एग्जांपल है इससे रेलेवेंट. आई थिंक आई डोंट नो आई एम राइट और रॉन्ग. अगर सर इस तरह की रिसर्च अगर करें तो उसमें अपनी हिस्ट्री आ सकती है. शेयर करें, आप शेयर करें. सर इस तरह जैसे ये सर स्ट्रीट क्राइम्स होती है, हम कराची की एग्जांपल लें, एमक्यूएम की, जहाँ वहाँ पे टारगेट किलिंग, स्ट्रीट क्राइम्स, एक्सटॉर्शन होता है.
जब हम किसी मीन गैंगस्टर या गैंग को रिसर्च करना हो तो उनके अंदर एज स्पाई या अंदर चले जाएं उस गैंग में फॉर एक्सटेंड पीरियड, तो जहाँ डेटा हम ड्यूरिंग मीडिया उनके वीडियोस उनके फोटोग्राफ्स जो जो वांटेड पर्सन है और उनके साथ काम करें काफी अर्से के लिए, तो उनकी जो हिस्ट्री है मीन उनकी देखने के लिए फ्रॉम वेयर इट इज फंडिंग, हाउ दे आर वर्किंग, उनके जो वीक पॉइंट्स हैं और पावरफुल पॉइंट्स हैं, हाउ दे बिकेम सो मच पावर दैट दे आर चैलेंजिंग द इन्फोर्समेंट एजेंसीज। तो इस तरीके सर या हिस्ट्री पास में देखें कहाँ कैसे बनी ये एवेल्यूएट हुई अब तक ये कैसे, तो ये कर सकते हैं। हाँ देखें, रिसर्च एथिक्स है तो उसमें एक तो हार्मफुलनेस नहीं होनी चाहिए और अनलॉफुल चीज़ों के बारे में केयरफुली कर तो सकते हैं रिसर्च। ये अक्सर जाहिर है किसी रिसर्च का नतीजा ही होती है ना ये चीज़ें, जब वो हाईलाइट हो जाते हैं कि उन्होंने ये किया ये किया ये किया। तो ये कोई एकेडमिक रिसर्चर नहीं करेगा ये काम, ये कोई एजेंसी ठीक काम हो गया, करेगी, ये एजेंसी काम करेगी। तो एजेंसी चूंकि खुद भी अपने आप को भी सेफ रखना है ना, सिक्योरिटी ठीक हो चाहिए, गया, तो इंडिविजुअल को सिक्योरिटी तो नहीं मिलेगी, तो फिर सही है। रेलेवेंट एजेंसी के लोग जो हैं वो इस पे काम कर सकते हैं। तो वो सर, इसमें फिर जो एक बात हुई है सर इन्फॉर्म कंसेंट की, इट इज कंपलसरी टू इन्फॉर्म कंसेंट सर, अगर एकेडमिक की बात करें सर उसमें अदरवाइज विदाउट कंसेंट। अदरवाइज भी मैं आपको बताऊं, एकेडमिक वाले को तो डेफिनेटली कंसेंट चाहिए ये रिसर्च एथिक्स में। हाँ, उसके जो एप्रीहेंशंस हैं आप उनको दूर कर सकते हैं कि आपका नाम नहीं लिया जाएगा, सिगा राज में रखा जाएगा वगैरह वगैरह वगैरह। तो जी सर, मैं ये बताना चाह रहा था कि जो डिफरेंट एजेंसीज काम करती हैं और इस तरह के कल्प्रिट पकड़े जाते हैं और उनके गैंग्स के सारे रोल जो हैं वो सामने लेके आते हैं, तो वो भी बेसिकली उनका रिसर्च विंग ये काम कर रहा होता है और वो एक्सपर्ट होते हैं इन चीज़ों में। तो अभी मेरे साथ एक स्टूडेंट ने पीएचडी का थीसिस किया है, तो वो था ड्रग अब्यूज़ के जो यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स हैं वो ड्रग्स में कैसे इन्वॉल्व हुए। तो अब ये बहुत क्रिटिकल सा है, कैसे आप उनको इत्मीनान में लेके आएंगे कि आप किसी एजेंसी के नहीं हैं, उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे और आप सिर्फ इंफॉर्मेशन ले रहे हैं फॉर रिसर्च पर्पज वगैरह वगैरह। और इसका कतई तौर पे मतलब ये नहीं है कि ये उनका ड्रग वालों का हिस्सा बन के सर ड्रग यूज़ कर देगा, करना शुरू कर देगा ताकि उनके बारे में जान सके। तो ये कुछ लिमिटेशंस हैं और कुछ हद तक उसको डिलिमिट कर लिया जाता है कि क्या करना है क्या नहीं करना है। तो रिसर्च आपको अलाउ करती है कि आप अकॉर्डिंगली बिहेव कर सकें। जी, कंपैरेटिव मेथड हमने बहुत स्टार्ट में बात की थी कि फिर एंथ्रोपोलॉजिस्ट जो हैं वो क्रॉस कल्चर कंपैरिजन भी करते हैं। एक कल्चर की उनके पास इंफॉर्मेशन है, दूसरे की उन्होंने ली, उनको क्रॉस करके कंपेयर करके तो प्रोज एंड कॉन्स और उनकी जो रेलिवेंट आप कह लें एक्टिविटीज़ हैं उनके बातों को शेयर करते हैं अपने रिजल्ट्स। क्रॉस कल्चर कंपैरिजन डील्स विद द करंट कल्चर, whereas controlled historical comparisons use ethnohistories। ये देखें दोनों की एक बेस है कि क्रॉस कल्चर कंपैरिजन करना है तो आपने करंट सिचुएशन को देख के करंट कल्चर को असेस करना है, उसके बारे में इंफॉर्मेशन लेनी है और फिर उनको वन बाय वन पॉइंट टू पॉइंट उनका कंपैरिजन करते जाना है। रिचुअल्स क्या है, कस्टम्स क्या है, बैठना उठना खाना पीना फूड इश्यूज क्या है, रहाइश के मामला कैसे हैं, बहुत सारे पॉइंट्स जो आपने तय किए होंगे। तो जो कंट्रोल्ड हिस्टोरियन कंपैरिजन है वो ऑन द बेसिस ऑफ द यूज ऑफ एथनो हिस्ट्रीज। तो अभी रिसेंटली हमने एथनो हिस्ट्री में पढ़ा है तो उसमें हम कैसे इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं। जी फायदा में सर आवाज का प्रॉब्लम आ रहा है, क्लियर आवाज नहीं आ रही है आपकी। मुझे आपकी आवाज़ बिल्कुल क्लियर नहीं आई, अभी आपने बोला है ना तो डिस्टॉर्शन बहुत है।
अभी मेरी आवाज़ के बारे में क्या ख्याल है? जी सर, अब ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, Human Relations Area Files, HRAF, a vast collection of cross-indexed ethnographic and archaeological data cataloged by cultural characteristics and geographic locations, archived in about 300 libraries on microfiche and or online. So this is also one of the ways, one of the methods to collect data, collect information about that certain ethnographic and archaeological catalog. आप उसकी करेक्टरिस्टिक्स को, उसके लोकेशंस को एक्सेस करते हैं और वहाँ से इंफॉर्मेशन लेते हैं। ह्यूमन रिलेशंस एरिया फाइल्स, तो ये किसके कहाँ किन के साथ ताल्लुकात हैं, कैसे कनेक्टेड हैं, जो नेटवर्क हैं लोगों के, उनके नेटवर्क के से हम लोकेट कर लेते हैं। तो खाने का बंदोबस्त करेंगे भूख लगी है। तो हम बात कर रहे थे ह्यूमन रिलेशन एरियाज फाइल्स की। अर्जेंट एंथ्रोपोलॉजी, ethnographic research that documents endangered cultures. It's very considerable point कि जो डॉक्यूमेंटेड चीज़ें हैं ये कल्चर्स को एंडेंजर भी करती हैं। अगर उनके बारे में कोई ऐसी बात आ जाए जो उनको सपोर्ट ना करती हो तो नुकसान पहुंचा सकती है। आल्सो नोन एज साल्वेज एथनोग्राफी, तो इस तरह की स्टाइल ऑफ एथनोग्राफी को हम साल्वेज एथनोग्राफी कहते हैं। अप्लाइड एंथ्रोपोलॉजी, द यूज ऑफ एंथ्रोपोलॉजिकल नॉलेज and methods to solve practical problems in communities confronting new challenges is the applied anthropology. Anthropological knowledge and methods to solve practical problems in communities and their confronting challenges को रिजॉल्व करने के लिए जहाँ एंथ्रोपोलॉजिस्ट अपना रोल प्ले करते हैं, that is known as the applied anthropology. No doubt any type of research we conduct to solve some certain problem. Similarly, this ethnographic research and the anthropology is also conducted for the same reason. Peasant studies, here are the some type of studies. As you know, peasants represent an important category between modern industrial society and traditional subsistence foragers, herders, farmers and fishers. तो ये एक हम बढ़ रहे हैं अप्लाइड एंथ्रोपोलॉजी की तरफ कि हम आखिर उनके पास जाना है, इन लोगों के पास फील्ड में फील्ड वर्क करना है, तो करना क्या है, उनको क्या इससे फ़ायदा हो रहा है और हम क्यों जा रहे हैं। तो peasantry represents the largest social category of our species so far, because peasant unrest over economic and social problem fuels political instability. Anthropological studies of rural populations are considered insignificant and practical. So peasantry, have a definite and certain in-depth role in the societal development and the economy of any of the country. So इनको study करना one of the ethnic ethnographic research की एक अहम मिसाल है।
A peasant leader addresses a crowd in front of the presidential palace in Paraguay capital city Asuncion at a massive protest rally against land disposition. आपके अपने मुल्क के अंदर ये अभी कुछ साल ही हुए हैं कि मामला ख़त्म हुआ है, वरना हर साल ओकाड़ा कैंटोनमेंट के सामने जहाँ कैंटोनमेंट है ओकाड़ा वाला कैंट, वो जो पीजेंट्स थे वो सड़क बंद कर देते थे। उसकी कोई रीज़न होती थी, पोजेशन की बातें होती थी, लैंड पोजेशन के मामला। तो इनको देखना, स्टडी करना, इश्यूज क्या हैं, मामला क्या है, वजह क्या है, फ़ायदे क्या है, नुकसान क्या है, कंट्री वर्ल्ड से मुतल्लिक क्या रोल होगा, उस ग्रुप का क्या नुकसान या फ़ायदा हो रहा है, वगैरह वगैरह वगैरह। एडवोकेसी एंथ्रोपोलॉजी। Anthropologists committed to social justice and human rights have become actively involved in efforts to assist indigenous groups, peasant communities, and ethnic minorities. Most anthropologists committed to community-based and politically involved research refer to their work as advocacy anthropology. You know, from this title, advocacy, anthropologists have to commit the social justice. So they are there to support the people towards their initial and the basic human rights. For that purpose, they are there to assist the indigenous groups, peasant communities, and the ethnic minorities. तो वो उनकी एडवोकेसी करते हैं, उनकी खबर लेते हैं, हाल पूछते हैं, बात पूछते हैं और उनकी उस बात को आगे बढ़ावा देते हैं, मीडिया की जुबान पर लेके आते हैं और रेलेवेंट फोरम्स तक उस बात को पहुंचाने में उनके साथ रोल प्ले करते हैं और पॉलिटिकली समटाइम दे आर इन्वॉल्वड इन द सच रिफर्स. You can see in this diagram an anthropologist, David Maybury, interviews the Wate Indian in the Brazilian, where he has made numerous fieldwork visits since 1950s. तो 1950s से लेके वो वहाँ करता रहा है, उनके यहाँ अपना दैट इज द, क्योंकि वो इतने लॉन्ग अरसे से उनके साथ आता जाता रहा है तो उनके हालात में उनको वो एडवोकेसी कर रहा है उनके कल्चरल सर्वाइवल के लिए. Advocacy anthropology. Another example from United Nations High Commission on Human Rights. Today's most wide-ranging advocacy anthropologist is Special Rapporteur on Indigenous Right for. तो ये स्पेशल उनकी एडवोकेसी के लिए लोग मौजूद हैं. यूनाइटेड नेशन ह्यूमन डेवलपमेंट का एक ह्यूमन कमीशन का, ह्यूमन राइट्स पर कमीशन है यूनाइटेड नेशन का और उसकी एडवोकेसी करता है. मल्टी साइटेड रिसर्च. सबसे बड़ी खूबसूरती and the most interesting thing in this ethnographic research is that it is multi-sited. इसकी कोई एक सिंगल साइट नहीं है. आप इस डायग्राम में ही देखें तो मेरा ख्याल है फैमिलीज ही डिफरेंट हैं. In her exploration on Chinese identities in the context of United States and Chinese racial and multicultural politics, anthropologist Anxia Lewis has done multi-sited research in St. Louis, San Francisco, Hong Kong and China. तो डिफरेंट एथनिक ग्रुप्स को जब उसने करंट सिचुएशन में कंपेयर करना है
तो मोर देन 2 ग्रुप्स के पास तो जाएगी ना, तो इसलिए 2 नेशंस 3 नेशंस विद इन अ कंट्री भी ग्रुप्स हो सकते हैं, नॉट क्रॉस द बॉर्डर्स ओनली. So on the basis of this disparity, this is the multi-site. In the next session, we have to do something different from this. Up to right now, if you want to say something, ask something, comment anything, you are allowed. You may unmute your mic and talk. Hello. You may unmute your mic and talk if you wanted to talk. जी सुमैया अयूब. Sumaya Ayub, you wanted to talk? No, sir. Excuse me, sir. Yes. अस्सलाम वालेकुम. सलाम. सर मेरी आवाज आ रही है आपको? ये आ रही है. यहाँ तक अगर समअप करें तो क्या हम ये कह सकते हैं कि ओवरऑल जो एथनोग्राफी है या एथनोग्राफिक वर्क फील्ड वर्क है वो कल्चरल ग्रुप को और लोगों की जिंदगियों को, लाइव्स को और उनके एटीट्यूड्स को डिस्कस करता है. उसके अंदर फिर आगे उसकी मल्टीपल जो करेक्टरिस्टिक्स आ सकती हैं, जैसे ये मल्टी साइटेड होता है, उसके अंदर फोटोग्राफी भी आ जाती है और इस तरह से ये मतलब कि इसको इस तरह से सम अप कर सकते हैं कल्चर कि लोगों के एटीट्यूड्स को भी ये करता है. Yes, it works with the attitude of the people as well. Okay. Okay, see you in next session.